इस पिछले 6 हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग और तेज़ गुजरे हैं और कई चीज़ें इसमें हुई हैं। तो मैं 3 हिस्सों पे बात करूंगा। पहली चीज़ है वो मैं बात करूंगा आपसे, और वो ऑफ कोर्स तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं डायरेक्टली हमारे सूबा सिंध से, और सूबा सिंध के बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से, दुनिया में भी दूसरे चौथे पांचवें नंबर पे बड़ा शहर है आबादी के हिसाब से भी और रकबे के हिसाब से भी, और कम नहीं हो रहा, फैलता चला जा रहा है। देखें जी, जो चीज़ें जीआईटी ने रिवील की हैं और जो जीआईटी आपने पढ़ी हैं, आप वो अलग बात कर लें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने रिलीज किया। मैं सिर्फ पार्ट 1 की बात करता हूं जो ऑफिशियली खुद सिंध हुकूमत ने रिलीज किया, जिसमें उज़ैर बलोच की जीआईटी भी है, निसार मुराई की जीआईटी भी है और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जीआईटी भी है। यार एक मिनट यार प्लीज मेरे भाई, पहले मैं बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी से शुरू करता हूं। मैं बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी से शुरू करना चाहता हूं। बल्दिया फैक्ट्री के अंदर 350 लोगों को जला के राख कर दिया गया, जिंदा जला के राख कर दिया गया। उसकी जीआईटी की जो कंक्लूजन है, उस जीआईटी की कंक्लूजन में यह लिखा है कि सिंध पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन गलत की है, सिंध पुलिस ने, और दोबारा एफआईआर काटी जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो क्या सिंध हुकूमत, जिसके पास ये खानों में तहखानों में छुपा के जीआईटियां रखी थी और अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पे जीआईटी बनती है, तो क्या सिंध हुकूमत ने उस जीआईटी के ऊपर कोई अमल किया? क्या दोबारा सिंध पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की? क्या दोबारा एफआईआरें कटी? नहीं कटी। फिर आ जाए उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री निसार मुराई की जीआईटी पे। उज़ैर बलोच तो कस्टडी में है, पकड़ा गया, उसको तो कैद भी हो गई 12 साल की। लेकिन उज़ैर बलोच के जो सहूलतकार थे, जो उज़ैर बलोच जिनके लिए यह काम करता था, जिन्होंने उज़ैर बलोच को उज़ैर बलोच बनाया, वो असेंबलियों में बैठे, वो बजट पे तकरीरें कर रहे हैं असेंबली में। जीआईटी में लेकर कत्ल कराते थे, वो बजट सिखाएंगे, वो बजट पे तकरीरें फरमा रहे हैं। यहां पे सिंध असेंबली में भी बैठे हुए। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं। लोगों ने कहा भूल जाएंगे, मैं भूलने नहीं दूंगा ये जीआईटी। इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ये ना समझेंगे अगर 15-16 दिन मीडिया में चला और बीच में गैप आ गया कि भूल गया, नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की जो क़यादत में 20-22 साल के बाद हम यहां पहुंचे हैं, हमारा जो बेसिक नारा था वो ये था कि एहतसाब के कटहरे में सबको खड़ा करना है। ये ना समझे कि इमरान खान इनको माफ कर देंगे, ये गलती भी ना करना। ये कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला जो आप फैटिव में लगे हुए थे कि जी हम आपके साथ फैटिव के बिल्स या जो बिल्स आए हुए थे मुल्क को ठीक करने के लिए, कि वो फैटिव कहता था साइन करेंगे जी आप हमारे लिए ये जो 37 कवानीन है नैब के, उसमें से 34 गायब कर दें, फिर हम आपको दे देंगे। ये ना समझना, क्योंकि सजा और जजा का निज़ाम इमरान खान का तो नहीं बनाया हुआ, वो तो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। या सजा और जजा होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन क्या होती है?
उसके भी बड़े मॉडल हैं। जो फतेह मक्का में हुआ था वो क्या था? मुसलमान तो बड़ी तादाद में गए थे ना, तो वहां कितने लोग ऐसे थे जिनको काट के फेंक देते? सबको माफी थी आम, बशर्ते कि इस्लाम कबूल कर लें, सच बोलें। और ये जो अभी तारीख है आपके सामने की, साउथ अफ्रीका में वो जो नेल्सन मंडेला के साथ जुल्म हुआ और जो अपार्थाइड थी, जो व्हाइट्स ने ब्लैक के साथ वहां किया, और जब ब्लैक्स जीते और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने, उन्होंने क्या किया? उन सारों को मारा नहीं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया। वो 10-11 साल तक चलता रहा और उसमें सबको, जिन्होंने गलत किया, सबको यह मौका दिया गया कि उस कमीशन के सामने बैठ के बताएं कि ये जराइम हमने किए, उस वक्त के हालात के थे और हम उससे माजरत माफी मांगते हैं। ये होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। एक्सेप्ट द मिस्टेक, पहले एक्सेप्ट तो करें कि हमने किया, फिर माफी मांगे, अवाम से भी जिनके साथ आपने जुल्म किए उनसे भी और अल्लाह से भी। ये तो सोने पे सुहागा, ये चोर कोतवाल को डांटने वाली कहानी है। ना ये माफी मांगे, ना पैसे वापस करें, और खाएं और जराइम करें, और असेंबली में बैठ के बजट पे तकरीरें कर रहे हैं। ये कौन सा तमाशा था? तो उस जीआईटी में जो चीजें लिखी हैं, वो सारी चीजें पे ही आप अमल कर लेते। छोड़ दे जीआईटी पार्ट 2, जीआईटी पार्ट 1 पे तो करते, उसमें तो सब कुछ एक्सेप्ट हुआ है। अब जीआईटी पार्ट 2 है क्या? जीआईटी पार्ट 2 है जीआईटी पार्ट 1 की क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने ये काम, ये जुर्म कर दिया। जीआईटी पार्ट 2 बताती है कि किसके कहने पे किया, किसने बचाया, किसने करवाया, कौन सियासी शख्सियत उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन सी हुकूमत प्रोटेक्शन दे रही थी, कौन से पुलिस वाले, इस शहर के पुलिस वाले जो बड़े बड़े पुलिस वाले बन गए, वो कौन से पुलिस वाले थे जो उसमें मुलव्विस थे। और जो उसका 164 का बयान है, जो 164 का बयान तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी का बदल ही नहीं सका, वो 164 का जो बयान है वो जीआईटी पार्ट 2 के साथ मैच कर जाता है। और उस जीआईटी पार्ट 2 के और उस 164 के बयान का आखिरी पैराग्राफ ये है कि ये सारी बातें करने के बाद मुझे और मेरी, थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज, मुझे और मेरे खानदान को, उज़ैर बलोच का बयान 164 का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ के सामने दिया हुआ कि मुझे सच बोलने के बाद मुझे और मेरे खानदान को आसिफ जरदारी से जान का खतरा है। आपको कोई ये कह रहा है कि इमरान खान से किसी को जान का खतरा है? ये तो कोई नहीं कहता कि मुझे इमरान खान से मुझे जान का खतरा है। ये तो कोई नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? इमरान खान ये काम नहीं करता, ना पीटीआई ये काम करती है। ये काम अल्ताफ हुसैन करता था लंदन में बैठ के। वो भी एक माफिया था जिसके साथ कराची वालों ने लड़ाई की और 2018 में फाइनली इनको डिफीट किया, हरा दिया। खुद ही हारने लग गए थे वो अपनी हरकतों की वैसे तो। और दूसरा ये आसिफ जरदारी और इसके राइट लेफ्ट पे जो उसके घूम रहे होते हैं, बूट पॉलिशर जो पैसे लेके सेनेट के इलेक्शन जीतते हैं, जो तबाही इन्होंने अंदरूने सिंध में की है। ये तो आपका मीडिया कराची से आगे कम जाता है। जो ये काम वहां कराची में करते रहे हैं, वही काम सक्कर और लड़काना और बाकी जगहों में करते हैं, वहां पकड़ा नहीं जाता। और वो देखिए मौसूफ को, वजीर तालीम है, सूबाई वजीर तालीम है मौसूफ, और उनकी माशाल्लाह जबान देखिए, सवाल पूछने पे गाली से जवाब देते हैं। और आज तो धमकी दे दी मुझे और मेरे चहीतों को। अब ये सारे मेरे चहीते हैं, ये सबको आपको धमकी दे दी उसने।
भैया पहचान ही साथ है कि अली जैदी के और उसके चहीतों को धमकी दे रहा है ट्वीट करके। तो मैंने सोचा आज ही धमकी दी, आज ही आ जाऊं कराची। ये भी बता दूं आपको इंशाअल्लाह कि कल मैं अपने हलके में जा रहा हूं। ये भी बता रहा हूं आपको कि मैं अपने हलके के PS 104 में जा रहा हूं। ये भी बता रहा हूं आपको कि मैं कल चनेसर कोट जा रहा हूं। तुम अगर ये समझते हो कि हम धमकी से डरते हैं, भाई साहब मुसलमान का ईमान क्या होता है जब वो हक पे खड़ा होता है? मुसलमान का ईमान ये होता है कि अगर मारा गया तो शहीद और जीत गया तो गाजी, तो दोनों तरफ ही जीत है। तो सईद गनी तुम ड्रग पेडलर, वो भी रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैंने तो नहीं बनाई रिपोर्ट, वो SP रिजवान, डॉक्टर रिजवान अहमद ने बनाई है, तुम उसको भी धमकी दे रहे हो। उससे मैं आज तक मिला ही नहीं कभी, SP रिजवान अहमद से मैं उसको कभी मिला ही नहीं हूं। वो तो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी तो मैंने ढूंढ के निकाला ये कि कौन आदमी है भाई। बड़ा जी काम किया है सिंध में। एक रिपोर्ट उसकी और भी है, वो शिकारपुर जब उसको ट्रांसफर किया वहां भी उसने रिपोर्ट बनाई कि यहां पे भी पीपल्स पार्टी के MPA साहब इम्तियाज शेख साहब, वो भी वजीर हैं, वो सारी दुनिया की पार्टी, वो जनाब डाकुओं की पुष्पनाई कर रहे हैं। लो जी, वहां अलग हो जो उन्होंने बने कर दी बहुत सारे, उजैर बलोच और बाबे लाडले, और उनको जाके अमन अवार्ड दे रहा है पुलिस वाला। कच्चे के डकैत को अमन अवार्ड मिल रहा है, माशाल्लाह। ये अगर आपका गवर्नेंस मॉडल है इसलिए शायद आप नेगोशिएट करके, नेगोशिएट तो नहीं कहते इसको, ब्लैकमेल कहते हैं, ब्लैकमेल करके आप शायद इमरान खान जैसी शख्सियत को आप डराना चाह रहे थे कि जी एक NRO कर दें, नैब में सब तब्दीली कर दें तो हम फैटे पे साथ हो जाएंगे। कोई नैब में कोई तब्दीली मब्दीली, कोई तुम्हें NRO नहीं मिलने लगा। कटेरे में जाओगे और उसके बाद जो अदलिया डिसाइड करे वो करे। अदलिया कहते GIT झूठी बनाई हुई है मैं मानने को तैयार हूं। कोई कराची का हिस्सा बता दीजिए आप। अच्छा जी, अब आ जाएं जो पिछले एक हफ्ते में कराची में हुआ तो एक ही दिन। पिछले साल 160 mm बारिश पड़ी, 7 दिन तक बारिश होती रही, धुआंधार। और मैं ये अपनी टीम का, खास तौर पे हमारे MNAs और MPs जो हैं, और आप मीडिया का भी, और अपने वर्कर्स का, और खास तौर पे FWO का, और उनका, उन कराची की लोगों का जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने वो 9 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करके हमें दिए, मुझे नहीं दिए। अली जैदी अरबों रुपए खा गया। अली जैदी आज भी किराए के मकान में रहता है। अली जैदी के वालिदैन भी किराए के मकान पोर्शन में रहते हैं, पोर्शन में, क्योंकि सूअर का गोश्त नहीं खाता, ना खिला के वालिदैन को और बीवी बच्चों को खिलाता हूं, हलाल खाता हूं और हलाल कमाता हूं। जो औकात है उसी औकात में रहता हूं। ये आए बताने कि अली जैदी अरबों खा गया। किसी के पास हैं भाई अरबों? यहां तो शायद कुछ ऐसे वर्कर हैं उनके पैसे मैंने देने होंगे चाय वाय के। मां के यार समोसा चाय खिला दे भाई, तुझे दे दूंगा। यार राजा हजर के तो मैंने बड़े खाए हैं समोसे पकोड़े कुरंगी जाके। हाँ उन्हीं, ये तो फालूदे के वाले के अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए ओमनी ग्रुप के निकला है, ये नहीं है। अच्छा जी, जो FWO के साथ मिलके और सब लोगों ने मिलके, कराची वालों के साथ मिलके 9 करोड़ 80 लाख रुपए में हमने किया गया था हमने सिर्फ और सिर्फ जो नाले हैं वो साफ किए थे। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, लियारी नदी, और उसके साथ छोटे छोटे नाले, मलीर नाला, कुरंगी में जाके हमने सिर्फ नाले साफ किए थे भाइयों। और वो नाले साफ करने से पानी बह गया
मई के आखिर से और जून के या पहले हफ्ते से मैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने पानी दे गाड़ी में छोड़ा मैंने, तो मैं कहता गया कि मैंने बल्कि ट्वीटें की थी, ब्रेस योरसेल्फ कराची, ब्रेस योरसेल्फ। मुझे तो पता है कि ये नालों के अंदर कचरा है। पिछले दफा आप नाले साफ किए, वो मैंने शेयर किए हैं सारी आपके साथ, बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें। मोटरसाइकिलें मिली, ठेले मिले, रिक्शे मिले, शायद कोई हड्डियां भी थी, असला भी मिला, गला गलाया, चेसियां मिली, पता नहीं क्या क्या मिला। तो एक साल हम इन 44 दिन हमने वो काम किया, फिर ये आ गए जी हम करेंगे ड्राइव, क्लीनिंग ड्राइव। ब्लू जैकेट, सीएम की ब्लू जैकेट। हाँ कहा ब्लू जैकेट, सीएम साहब ने कहा ब्लू जैकेट। बात क्या है पता है? ड्राइव हुकूमत नहीं करती। मैं तो हुकूमत में सिंध में नहीं हूं ना, तो मैं तो इनिशिएटिव लेके आया था। हुकूमत तो काम करती है, इन्होंने ड्राइव की, हमने कहा चलो जी ड्राइव कर रहे हैं। शायद जमीर जाग गया हो, शायद जमीर जाग गया, हम रुक गए। वो ड्राइव इनकी खत्म हो गई, वो एक साल से कचरा वहीं पड़ा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे इस सूबे में थाने बिकते रहे हैं, वैसे ये सूबे में कचरा कुंडियां भी बिकती हैं। असल मसला तो ये है, ये सारी डील है नीचे से ऊपर तक। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? और उसका चेयरमैन कौन है? सीएम सिंध। अब अगर नहीं उठा रहे कचरा, वो मेयर बेचारा भागते फिर रहा, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। वैसे इसका भी कमाल है, मेरे पास भी इख्तियार तो नहीं था, मेरे तो इख्तियार में ही नहीं था ये काम करना। लेकिन मैंने मेयर साहब से दरखास्त की, उनको साथ मिलाया, और नासिर हुसैन शाह साहब भी साथ मिले, कर लिया। मैं कहता गया कि बारिश आएगी, ज्यादा बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा बारिश आ गया तो शहर डूब गया, और तुम भाग गया लाहौर में बैठ के, जो तुम्हारे बाप का पेट काट के रोडों पे घसीट रहा था, उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। नहीं आप लीड कर ले, नहीं आप लीड कर लें। कभी फजल रहमान और गुल रहमान और पता नहीं किन किन रहमानों के साथ घूम रहे हो। मुझे तो समझ इसकी कोई नहीं आती, ये चीज क्या चीज है क्या चीज ये समझ से बाहर है मेरी। ऐसे तकरीर करता है वहां पे, तो बकरी चुरा के ले गया हो कोई उसकी नेशनल असेंबली में, चीख चीख के। मेरी समझ से बाहर, ये क्या चीज है? ये मखलूक क्या है? ये मुझे जरा ये बता दें आप। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही जाऊंगा ये रात को उठेंगे, फोन आएंगे, इनको जूते पड़ेंगे कि क्या कर रहे हो अली जदीद, मेरे खिलाफ बातें करके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसे एमक्यूएम नहीं करती थी एक जमाने में। अल्ताफ हुसैन जब बुला के 90 पे कुट लगवाता था, तो सुबह 4 बजे 5 बजे करते थे ना। ये अब करेगा, ये कराएगा अभी अपने वो ड्रग पेडलर से, 104 के ड्रग पेडलर से। मुझे जरा ये समझा दे, कोई सवाल का जवाब दे दे। पूरे पाकिस्तान से ये सवाल है मेरा। एक दिन बिलावल भुट्टो तो नहीं है, बिलावल जरदारी एक दिन कभी जिंदगी में उसने काम किया है? वो एक दिन हलाल की रिस्क कमाई है? चलो अब्बा तो फिर एक दफा प्रेसिडेंट बन गए थे तो तनख्वाह मिलती थी। ये बैम्बिनो के सिनेमा के टिकट बेचते बेचते पाकिस्तान की सदर बन गए, पाकिस्तान को बेच दिया उन्होंने। बेचने के एक्सपर्ट हैं सारे, मास्टर सेल्समैन। वो जो माल बेचते हैं वो भी नहीं मिलता, मगर कमीशन इनको मिल जाता है। अच्छा, ये जो बिलावल जरदारी साहब हैं, मुझे जरा ये समझाएं, कभी तुमने काम किया है? तुम्हारी पहली तनख्वाह तो तुम्हें नेशनल असेंबली से मिली होगी। एक दिन कोई मेहनत मुशक्कत कभी जिंदगी में कोई नौकरी की हो, और कोई बिजनेस चलाया हो, कोई बैंक में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कोई फाइनेंशियल देखे हो, ख्वाब तुम्हारे वो हैं, तुमने किया अपनी जिंदगी में अचीव क्या किया है? तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर अमेरिका के सेनेट में
पूरी इंक्वायरी हुई भी है मनी लॉन्ड्रिंग की, सिर्फ गूगल करें मिल जाएगी आपको। तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर मूवियां बनी हैं, बीबीसी ने बनाई हैं, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। गूगल पे सर्च करो, लिखा था चोर। अभी मुझे समझ में नहीं आती कि मैं वहां, और दहशतगर्दी फैटिव लगा ही ये नून लीग और पीपीपी की वजह से था। एक ने उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिए थे, इन्हीं की हुकूमत गिराने, इनकी वालदा की, मोहतरमा शहीद की। ये उसके गले में जाके बैठ गए जो उनके बाप का पेट चीर रहा था, है? रोड पे घसीट रहा था। आप मेरे पार्टनर हैं, आप लीड कर लें, नहीं आप कर लें। खुदा की मना है यार इन लोगों से। और आखिरी बात, और वो लगा देते हैं ड्रग पेडलरों को, और ड्रग पेडलर अगर गलत है रिजवान की रिपोर्ट, तो भाई तुम कोर्ट में जाओ, तुम सीएम को खत लिख रहे हो कि जी ये इसके खिलाफ इंक्वायरी करे। 4 कमेटियां बन गई हैं, पता चला वो इंक्वायरी ठीक होती है। कमाल की बात तो यह है। सो देयरफॉर मैं कराची वालों के साथ और अपने घर वालों के साथ, क्योंकि मैं भी कराची वाला हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये चलाते हैं ना कि इमरान खान को कराची से दिलचस्पी नहीं है, देखें इमरान खान कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे 18वीं तरमीम के बाद इंडिपेंडेंट चलने देता है सूबों को। आपकी यहां हुकूमत है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान टीवी के ऊपर बैठ के देखता रहे कि लोग डूब रहे हैं और कुछ बच्चों की लाशें निकाल रहे हैं और आप केक काट रहे हैं और जाके वहां पार्टनरशिप कर रहे हैं, आए भी नहीं यहां। तो मैं कराची वालों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने ये काम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया। लास्ट ईयर एफडब्ल्यूओ कर चुकी थी, इंशाल्लाह इस दफा एनडीए में मिलके उनके साथ कम से कम एक दफा इस शहर को दोबारा, चलो लास्ट ईयर ये था ना कि कचरा हमने उठाया साइड में फेंक दिया, और तुम साइड से उठा के ले आते। यहाँ तो जीटीएस ही नहीं है। हमसे पूछो जीटीएस क्या है। आपको पता है जो जीटीएस, जो इन्होंने कागज दिया था मुझे जिसपे लिखा था ये जीटीएस है, वो 2 जगह तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मैं वो कचरा डाल दूं। जीटीएस होता है गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन, माने आपके कमरे में कचरे का डिब्बा होता है ना, वो कमरे का जीटीएस होता है। फिर वो डिब्बा ले जाके बड़े डिब्बे में डालते हैं, फिर बड़े डिब्बे में डालते हैं। तो यहाँ तो कचरा कुंडी जो जीटीएस है छोटे छोटे, वो तो आप बेच बेच के खा गए। सो देयरफॉर मैं आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, पूरी वफाकी काबीना का, कि उन्होंने ये इकदाम लिया। इंशाल्लाह ये, क्योंकि फिर मानसून तभी चल रहा है, बारिश फिर आ सकती है, हम एक दफा साफ करके देंगे। अल्लाह करे कि ये उसको मेंटेन कर लें, अल्लाह करे कि मेंटेन कर लें। और 140A के तहत भी मैं, असद उमर और फैसल वाडा हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि बल्दियाती निजाम को भी एड्रेस करे कराची के परमानेंटली, ताकि इख्तियार के लिए कोई ना रोए। जी सवाल ये मैं शिबली साहब से पूछूंगा, गुल रहमान लोकल है कि इम्पोर्टेड है, बिकॉज यहाँ तो बहुत सारे घूम रहे हैं। मुझे को नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, बिलावल वाले गुल रहमान को नहीं जानता, सुना बहुत है, उनसे पूछ के बताऊंगा आपको। मुझे पहले बताएं वो लोकल हैं, लोकल असेंबल्ड है, इम्पोर्टेड है, पता नहीं चल रहा मुझे कौन है वो। अच्छा ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के हवाले से बड़े रिमार्क्स किए हैं और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कुछ उनके प्रोजेक्ट उनके सवाल भी उठाए। अब एनडीए में दोबारा इंगेज कर रहे हैं, आप में ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर सवाल उठाए, वो सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है पाकिस्तान की, वो किसी पे भी सवाल उठा सकते हैं, और आई एम श्योर कि वो कोई इशू नहीं होगा, वो जमा करा देंगे। वो सवाल उठाए ना, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया। और मैं आपको बता दूं, मैं भी सवाल उठा रहा हूं। इल्जाम तो जीआईटी में लगे हुए हैं, इल्जाम तो पुलिस वाले लगा रहे हैं, मैं तो सवाल उठा रहा हूं, उस पर मुझे गालियां और धमकियां दे रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो सवाल उठा रहा हूं। मैंने तो आपसे ये कहा कि भाई आप कटहरे में खड़े होंगे इंसाफ के, ये तो नहीं कहा फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे, पर इंसाफ के कटहरे में खड़े हों, अपने आप को साबित करने के लिए इल्जाम गलत हैं, वो चले जाए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जीआईटी गलत थी, उजैर बलोच बहुत अच्छे आदमी थे और कुछ भी नहीं किया, ये प्रेशर में कर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि उसमें लिखा गया है जीआईटी में,
उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आप कह रहे, हाँ मुझे यह जरूर पता है, जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं वो मुझे पता है कि केपीटी की बड़ी सारी जमीनें इन्होंने कब्जे करा करा के पता नहीं क्या क्या, इन्हीं के एमएनएस और एमपीएस ने की थी, वो तो मुझे पता है। उसका इंशाल्लाह मैं आपके सामने डेटा रखूंगा। ये बताइएगा कि आप एनडीएमए को यहाँ पर मदऊ कर रहे हैं और गवर्नर सिंध की जो है वो क़यादत में टीम बन रही है, तो क्या कोई मुतबादिल गवर्नमेंट काम करेगी सिंध में? हम तो जी अभी तो गवर्नमेंट है ही नहीं सिंध में। आपको कोई गवर्नमेंट नजर आती है? 3 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब जाता है, गवर्नमेंट कहाँ है? आपको इंटीरियर में गवर्नमेंट नजर आती है? अंदरूनी सिंध लाड़खाना में गवर्नमेंट नजर आती है? ठेले पे जा रहे हैं बेचारे लोग अस्पताल, हाँ कुत्ते के काटने में लोग मर गए, दवाई नहीं है, कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट ने देना है। तो भाई हेल्थ तो 18वीं तरमीम के बाद आपका गवर्नेंस है किधर? स्कूल आप चले, कल आएंगे ना इंशाल्लाह। मैं जब कल चनेसर कोट जाऊंगा, मैं आप सबको मीडिया को बता के जाऊंगा मैं जा रहा हूं, और मैं चनेसर कोट के स्कूल दिखाऊंगा आपको। वजीर तालीम है, मैं उनकी गली दिखाऊंगा आपको। रात कुछ हो सकता है मैं उनकी गली में ले जाऊंगा, दिखाऊंगा उनकी गली कैसी है। हो सकता है इसी चक्कर में रात को झाड़ू पोछा लगा के चूना वूना करते हैं, सफाई करते हैं। कमाल की बात है। सो यहाँ गवर्नमेंट है कहाँ? हम तो सिर्फ आवाम की, कराची की, खास तौर पे कराची वालों की रिलीफ के लिए आए हैं कि वो खुदा ना खासा अब दोबारा जो हुआ है वो ना हो जाए। एक दफा नाले साफो पानी तो बह जाए। अब आपको मैं जो आखिरी बात करना चाहता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि ये कह रहे थे जल्दी करो, गर्मी लग रही है सबको, आसान काम नहीं है ये लड़ाई करना। मुझे डर क्या है? जैसे मैंने बारिश के डर का कहा कि पानी आएगा, मैं आपको आज डर बता रहा हूं क्या है। अभी कोविड से जान नहीं छूटी है, मास्क मुझे पहनना चाहिए क्योंकि मेरे लेफ्ट सामने कोई नहीं, इसलिए उतार दिया है। जो सबसे बड़ा डर है, मैं सारे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं और खास तौर पे कराची वालों को, जो ये सूएज के पानी जो घुसा है घरों में और जो ये टंकियों में गया है, खास तौर पे जो नीचे लो लाइंग एरियाज हैं कराची के, यहाँ तो बड़े बड़े घरों में भी गया, मैं तो लो लाइंग एरिया में सबकी बात कर रहा हूँ। जो ये पाइपलाइन, जो पोर्टेबल वाटर की पाइप आती है, उसमें मिला है ये जो आपको हैजा और हेपेटाइटिस और टाइफाइड और जो बीमारियां यहां मैं देख रहा हूं, अल्लाह माफ करे, जो ये वबाएं आएंगी, यहाँ अस्पतालों में तो कोरोना भी चल रहा है, और ये किधर जाएंगे लोग सारे? यहाँ तो अस्पताल जाते हुए बंदा डरता है कि जी भाई चला जाओ, मुझे कोरोना ही ना हो जाए। और ये खुदा ना खासा जब है, और ये सारी जिम्मेदार ये बेबी जरदारी है, क्योंकि ये डिफेंड करता है, कुछ करता नहीं है। लाहौर में 1000 लोग डायरिया का शिकार हो गए, तो आपका सूबा है, वहां भी देखना चाहिए। और हमारा सूबा देखे ना, एक पहले ये भी क्लियर कर लें, जो ऐसी पीटीआई के जो माइंडसेट की, इमरान खान साहब के माइंडसेट की जब हुकूमत होती है ना, वो स्टेटस को के खिलाफ खड़े हो के बनी है। आप सिर्फ ये देखें, ये जो 22 साल की स्ट्रगल थी खान साहब की, और जो चीजें अब खुल रही हैं, जैसे कि ओमनी ग्रुप खुला, और वो गई किधर बाय द वे अयान अली, गाने आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा वो, और ये जो सारे तमाशे होते रहे, जिस कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा था अयान अली को, वो मारा गया। कोई पूछ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोचें कि ये थ्रेट अलर्ट हो गई जी अली जैदी को। मैं आपको शहर में घूमता रहा हूं, और ये सारे कैमरामैन जो लाइटों के पीछे खड़े हैं मुझे जानते हैं। आपने कभी मेरे आगे पीछे ये बत्तियां, मोबाइल, मैं तो ऐसे ही घूम रहा होता था आपके साथ। अब ये मेरे सर की, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर बन गया हूं, ये सारे मेरे ऊपर जो पता नहीं ये खड़े हो गए सारे गार्ड गुड। ये थ्रेट क्यों है मुझे भाई? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछने पे मुझे थ्रेट है। देखिए ये कोई गवर्नेंस नहीं है, या रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ माफिया है, ये गॉडफादर है। जो एक गॉडफादर था ना, वो जो लंदन में रहता है, उसकी तो छुट्टी हो गई, थोड़े दिन में वो इंशाल्लाह अरेस्ट भी हो जाएगा। ये दूसरा गॉडफादर बिलावल हाउस में रहता है। अब ये नहीं पता कौन से वाले बिलावल हाउस में, बिकॉज बहुत सारे बने हुए ना, कराची में भी बन गया, लाहौर में भी बन गया। अच्छा ये भी कोई पूछ ले जरा, आप ये सवाल पूछे, मैं आपसे दरखास्त करता हूं। वो ये जरा लाहौर का बिलावल हाउस है, इन्हों का पैसा कितने आया है? तो ये गिफ्ट में मिला है, तुम्हें गिफ्ट दिया किसने है? कौन से गोलागंडा वाले से गिफ्ट लेके आए हो? या वो ये तो मैं कह नहीं सकता ना कि वो गन्ने का रस, क्योंकि गन्ना तो ये खुद चोरी कर जाते हैं ओमनी ग्रुप में, तो गन्ने का रस तो ही नहीं। तो किधर से मिला वो बिलावल हाउस लाहौर वाला? अगर बिलावल जरदारी की एसेट, ये भी मैं आपको करूंगा इंशाल्लाह, जो एसेट उसने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन में,
डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन में एसेट 1.5 अरब रुपए के, उस जो बाहर पड़े हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का मतलब होता है बैंकों में पैसा या किसी से उधार लिया हुआ देना, किसी को दिया। वो जो 1.5 अरब से भी ज्यादा के हैं वो सारे इनहेरिटेड हैं, माने सारे उनको विरसे में मिले हैं। वहां कौन सा बिजनेस था? कोई विरसे में कैसे मिलेगी कोई चीज बाहर से? मेरे दादा अगर बाहर रहते होते और उनका कोई बाहर धंधा पानी होता और वो इंतकाल करके मुझे विरसे में कोई दे जाते तो मुझे मिलता, मैं कहता जी ये सबूत है। वो तुम्हारी तो पूरी जायदाद ही तुम्हें विरसे में मिली है जो मुल्क से बाहर है। चलो यहाँ वाली तो मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, वो कौन सा फरिश्ता दे गया तुम्हें? मुझे तो नहीं मिले, इतने साल में बाहर घूमता फिरता रहा कि विरसे में कोई दे दे। पता नहीं वहां भी कोई कौन सा वो है, गुल रहमान कोई मिला होगा जो दे गया इतनी सारे एसेट्स।